तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की सीरीज का आज ये तीसरा लेक्चर है। दूसरे लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, आज हम संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मतलब होता है कि संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, अर्थात संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसे हुई, शुरू कैसे हुई। तो स्टूडेंट्स, संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की शुरुआत में सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान सभा का गठन किसने किया, संविधान सभा में कितने सदस्य थे, संविधान सभा की कितनी बैठक हुई। तो स्टूडेंट्स, इन सब के बारे में जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देखिए 24 मार्च 1946। स्टूडेंट्स, इस दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार ने भारत में, इंडिया में एक कैबिनेट मिशन भेजा। कैबिनेट मिशंस इंडिया में क्यों भेजा गया? कैबिनेट मिशन का लक्ष्य था कि भारत में संविधान या भारत के लिए एक संविधान का निर्माण किया जाए। संविधान निर्माण इसका लक्ष्य था। स्टूडेंट्स, कैबिनेट मिशन भारत में आने के पश्चात कैबिनेट मिशन ने सबसे पहले सिफारिश की कि संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए। इसकी पहली सिफारिश थी कि संविधान सभा का गठन किया जाए। ये जब संविधान सभा का गठन किया जाएगा तो यह संविधान सभा संविधान का निर्माण करेगी। तो क्या था कैबिनेट मिशन? तो देखते हैं कैबिनेट मिशन। इस कैबिनेट मिशन के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत में 3 सदस्य भेजे। सबसे पहले सदस्य थे सर स्टैफर्ड। आप साथ में उतारते जाइए ताकि रिवीजन के टाइम आपको दिक्कत ना हो। सबसे पहले सदस्य थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स, दूसरे सदस्य थे सर पैट्रिक लॉरेंस और तीसरे सदस्य थे एवी अलेक्जेंडर। तो स्टूडेंट्स, इस कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता सर पैट्रिक लॉरेंस द्वारा की गई थी। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सर पैट्रिक लॉरेंस। अब कैबिनेट मिशन ने एक संविधान सभा का गठन किया। अब कैबिनेट मिशन के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन कब हुआ? 24 मार्च 1946, जिसने सबसे पहली सिफारिश दी कि भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाए जो भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करेगी। कैबिनेट मिशन के अंदर 3 सदस्य थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस जिसने इसकी अध्यक्षता की थी, और नेक्स्ट थे एवी अलेक्जेंडर। तो जब मार्च में इन्होंने ये सिफारिश करी थी तो नेक्स्ट डेट जुलाई 1946 कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किसका गठन हुआ था? जुलाई में संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ। अब जुलाई में जब संविधान सभा का गठन हुआ तो संविधान सभा का गठन कैसे हुआ इसके बारे में देखते हैं। संविधान सभा, सबसे पहले ये कहा गया था कैबिनेट मिशन द्वारा कि संविधान सभा में प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य आएगा, यानी कि प्रत्येक 10 लाख का प्रतिनिधि एक सदस्य होगा। तो देखते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ था तो लगभग भारत की आबादी कितनी थी? अखंड भारत की आबादी थी 39 करोड़। इस हिसाब से लगभग 389 सदस्य सबसे पहले संविधान सभा में शामिल हुए। प्रत्येक 10 लाख पर एक सीट का निर्धारण किया गया। परिणामतः 389 सीटें संविधान सभा में बनी। तो कैसे हुए ये
संविधान सभा में सदस्य मनोनीत। अब देखिए कि जब देश आज़ाद हुआ था तो ये देश एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, आधा हिस्सा राजा महाराजा के कंट्रोल में था। तो जो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, जिसे हम कह सकते हैं ब्रिटिश भारत, और जो राजा महाराजा के कंट्रोल में था, जिन्हें हम कह सकते हैं देसी भारत। जैसे वर्तमान में कुछ स्टेट केंद्र शासित प्रदेश है, उसी प्रकार उस समय कुछ चीफ कमिश्नर प्रांत थे। तो ब्रिटिश भारत से 292 सदस्य, ब्रिटिश भारत से 292, देसी भारत से 93 और चीफ कमिश्नर प्रांत से 4 सदस्य शामिल हुए। तो अब एक चीज़ बताइए आप मुझे कि 10 लाख सदस्य पर एक सदस्य, अब उन्हें चुनाव करके भेजा गया था या मनोनीत करके भेजा गया था या नियुक्त करके भेजा गया था? तो आपको पता है कि ब्रिटिश भारत एक वेल एजुकेटेड भारत था, तो यहाँ के जो सदस्य आए थे वो निर्वाचित होकर आए थे, यानी कि उनका चुनाव हुआ था। उसके पश्चात वो संविधान सभा में शामिल हुए थे। और जो देसी भारत थे उन्हें डायरेक्ट मनोनीत करके राजा महाराजा ने डायरेक्ट अपने एक सदस्य को मनोनीत करा और संविधान सभा में शामिल किया। चीफ कमिश्नर प्रांत से 4 सदस्य थे। तो सबसे पहले ये देखिए कि चीफ कमिश्नर प्रांत कौन से थे। तो आइए देखते हैं चीफ कमिश्नर प्रांत कौन से थे। तो सबसे पहला चीफ कमिश्नर प्रांत था दिल्ली। दूसरा था कुर्ग, जिसे हम वर्तमान में कर्नाटक के नाम से जानते हैं, कर्नाटका। तीसरे नंबर पे था अजमेर, वर्तमान का अजमेर जो राजस्थान में है, उस समय इसको कहा जाता था अजमेर मेरवाड़ा। और 4 नंबर पे था बलूचिस्तान, जो वर्तमान में किसके कंट्रोल में? पाक में शामिल है। उस समय ये 4 चीफ कमिश्नर प्रांत थे। ब्रिटिश भारत व चीफ कमिश्नर प्रांत के सदस्यों को निर्वाचित किया गया था, यानी कि ये निर्वाचित सदस्य थे और ब्रिटिश भारत से भी निर्वाचित सदस्य थे। तो अब आपको कहा जाए कि कुल संविधान सभा में निर्वाचित होकर कितने सदस्य आए थे, तो आप बोलेंगे 292 + 4 = 296। तो क्या आए थे? निर्वाचित। और 93 सदस्य होकर आए थे मनोनीत। तो टोटल अपने कितने सदस्य हो गए? 389 सदस्य। तो अब संविधान सभा का गठन हो चुका है। अब आप एक चीज़ देखिए कि जब इन 389 सीटों पर चुनाव हुआ था, सबसे पहला चुनाव, उस समय 208 सीट कांग्रेस ने जीती थी। 208 सीट किसने जीती थी? कांग्रेस ने। 73 सीट मुस्लिम लीग ने जीती थी और 15 सीटें अन्य सीटें थी। अब इन 389 सदस्यों की मतलब ये एक पार्टी होगी, कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग पार्टी और अन्य पार्टी के ये सदस्य। इनमें 15 महिलाएं शामिल थी और इन 15 महिलाओं में एक मात्र मुस्लिम महिला थी। सिर्फ एक मात्र मुस्लिम महिला थी, जिसका नाम था बेगम अयाज रसूल। तो अब आपको कहा जाए कि भारतीय संविधान सभा में कितनी मुस्लिम महिलाएं शामिल थी, तो एक, जिसका नाम था बेगम अयाज रसूल। और टोटल कितनी महिलाएं थी? 15। कुल कितने सदस्य थे? 389। कितनी जगह से मनोनीत हुए थे? एक, देसी भारत से। निर्वाचित कितनी जगह से हुए थे? 2। कौन से? चीफ कमिश्नर प्रांत और ब्रिटिश भारत। अब संविधान सभा के बारे में आप एक लगभग जानकारी ले चुके हैं कि संविधान सभा में सदस्य कितने थे? 389, उनमें से 208 ये, 73 ये, 15 ये। ठीक है। अब आप आगे देखिए, जब संविधान सभा का गठन हो चुका था
तो संविधान सभा के सदस्य ने अपनी पहली बैठक करी थी। तो यहाँ से अब आप एक हेडिंग लगाइए, संविधान सभा। इस संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक करी थी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। जो ये प्रथम बैठक हुई थी, इस बैठक में सभी सदस्यों ने ये निर्धारित किया था कि इस बैठक में एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाए। अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाए। अब एक चीज़ है कि यहाँ अस्थायी क्यों बनाया गया था, स्थायी सदस्य की अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि जो मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे, उन्होंने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया था। उन्होंने इस बैठक का बहिष्कार किया। क्यों? क्योंकि उनकी मांग थी क्या? पाक मांग, कि एक पाकिस्तान देश बनाया, अलग बनाया जाए। तो अस्थायी अध्यक्षता इस बैठक की किसको सौंपी गई थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी बैठक सौंपी गई थी। अब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष किस तरीके से बनाया गया था? वह संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। सबसे वरिष्ठ सदस्य अर्थात बुजुर्ग सदस्य। बुजुर्ग सदस्य होने के नाते इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। जो प्रथम बैठक हुई थी, इसमें कुल कितनी महिलाएं शामिल हुई थी? तो कुल 9 महिलाएं शामिल हुई थी। 9 महिलाएं शामिल हुई थी। अब देखिए कि जब अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, तो इसका मतलब है कि इसमें एक अस्थायी अध्यक्ष भी, उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। अस्थायी उपाध्यक्ष इस बैठक का किसको बनाया गया था? एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया था। एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया था। अब देखिए, प्रथम संविधान सभा की बैठक में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की अध्यक्षता और अस्थायी उपाध्यक्षता एच.सी. मुखर्जी ने की थी। इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था क्योंकि उनकी मांग थी कि अलग पाकिस्तान हो। अब 2 दिन पश्चात संविधान सभा की अगली बैठक हुई। तो अब सेकंड नंबर हेडिंग, प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में सदस्यों ने ये निर्धारित किया कि आज एक स्थायी अध्यक्ष की और एक स्थायी उपाध्यक्ष स्थायी अध्यक्ष और स्थायी उपाध्यक्ष बनाया जाए। तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अब यहाँ से बनता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर। जी.वी. मावलंकर और वी.टी. कृष्णमाचारी। वी.टी. कृष्णमाचार्य। वी.टी. कृष्णमाचार्य। अब यहाँ पे एक छोटा सा एक चीज़ देखिएगा, जो संविधान सभा थी इसके 2 कार्य थे। एक, ये संविधान निर्माण करती थी। दूसरा, इसका कार्य भारतीय संसद के रूप में भी था, क्योंकि संसद का गठन 1953 में हुआ था। उससे पहले संसद का रोल भारतीय संविधान सभा ने ही किया था। जब संविधान सभा संविधान निर्माण के रूप में कार्य करती थी, तब इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और लेकिन जब संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती थी, तब इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? जी.वी. मावलंकर। और इन्हीं जी.वी. मावलंकर को प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष भी बनाया गया था। तो द्वितीय बैठक के बारे में, स्थायी अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, स्थायी उपाध्यक्ष बनाया गया था जी.वी. मावलंकर को,
और वीटी कृष्णमाचारी को। संविधान सभा दो रूप में कार्य करती थी। संविधान निर्माण के रूप में जब वह कार्य करती थी तब उसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने करी थी, लेकिन जब वही संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती थी तब उसकी अध्यक्षता किसने की? जीवी महावलंकर ने। अब देखिए आप नेक्स्ट एक बार पुनः प्रकाश डालते हैं। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी उपाध्यक्ष। 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष और स्थायी उपाध्यक्ष। और जब संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक के 2 दिन पश्चात दूसरी और उसके 2 दिन पश्चात तीसरी। ये बैठक इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? इस दिन क्या होता है? इस दिन तीसरी बैठक के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि इस दिन एक उद्देश्य का प्रस्ताव क्या होता है कि संविधान का एक छोटा सा रूप, एक उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत करी थी। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यह उद्देश्य का प्रस्ताव क्या था? वर्तमान में जब हम संविधान देखते हैं तो हम एक चीज पढ़ते हैं, संविधान की प्रस्तावना। इस संविधान की प्रस्तावना को पहले क्या कहा जाता था? उद्देश्य का प्रस्ताव। तो इस प्रस्तावना को या इस उद्देश्य का प्रस्ताव को भारतीय संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब अगले दिनांक देखिए, इस तीसरी बैठक के बाद चौथी दिनांक आप अपने दिमाग में रट लीजिए, 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव पेश करा था उसे संविधान सभा ने स्वीकार करा था। अब देखिए 9 दिसंबर 1946। अब मैं आपको एक डेट का प्रारूप बनवाता हूँ। सबसे पहली डेट हमने पढ़ी थी 24 मार्च 1946 को। उसके बाद में हमने पढ़ा था जुलाई 1946। उसके बाद हमने पढ़ा था 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद हमने पढ़ा 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर के बाद हमने पढ़ा 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 के बाद में हमने पढ़ा 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 की 24 मार्च 1946 को भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में आया था, जिसने सिफारिश करी कि एक संविधान सभा का गठन हो। इस संविधान सभा का गठन किया गया था जुलाई 1946 में। इस संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसमें एक अस्थायी अध्यक्ष और एक अस्थायी उपाध्यक्ष बनाया गया था और इसमें मुस्लिम लीग ने बहिष्कार करा था और इसमें 9 महिलाएं शामिल हुई थी। इसकी दूसरी बैठक होती है संविधान सभा की 11 दिसंबर 1946 को। इसमें एक स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है और एक स्थायी उपाध्यक्ष बनाया जाता है और इसकी तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। इसके तहत एक उद्देश्य का प्रस्ताव पेश की जाती है और इस उद्देश्य का प्रस्ताव को स्वीकार कब किया जाता है? 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य का प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। अब देखते हैं आगे। जब 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था, उसके बाद एक इम्पोर्टेंट डेट लगाइए आगे की। ये एक प्रारूप आप अपने नोट्स में तैयार कर लीजिए। 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को एक औपचारिक घोषणा हुई थी कि आज से भारत और पाकिस्तान एक दो देश होंगे। भारत प्लस पाक का बंटवारा हुआ था। भारत प्लस पाकिस्तान का बंटवारा कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को।
अब इससे पहले की दिनांक में हमने पढ़ा था 15 अगस्त के पहले कि संविधान सभा का गठन अखंड भारत में हुआ था, अर्थात संविधान सभा का जब गठन किया गया था तब भारत के राज्यों के सदस्य और पाकिस्तान और बांग्लादेश के राज्यों के सदस्य भी इसमें शामिल थे। तो अब यहाँ पे संविधान सभा का एक बार पुनः गठन किया गया, क्योंकि भारत और पाकिस्तान बंटवारे के पश्चात संविधान सभा दो टुकड़ों में बट गई। अब जो पाकिस्तान में संविधान सभा होगी वो अलग होगी, जो भारत में होगी वो अलग होगी। तो अब अपनी नेक्स्ट डेट लगाइए 15 अगस्त के, इसमें एक नेक्स्ट डेट लगाइए 3 जून 1947। 3 जून 1947 को संविधान सभा का पुनः गठन हुआ था। 3 जून 1947 को संविधान का पुनः गठन हुआ था। इसके तहत भारतीय संविधान सभा में 324 सदस्य थे। 324 सदस्य थे। ये कौन सी योजना थी? 3 जून 1947 की योजना के अनुसार भारतीय संविधान सभा में 324 सदस्य थे, जिसमें ब्रिटिश भारत था और एक देसी भारत था और चीफ कमिश्नर प्रांत था। जो ब्रिटिश भारत था वहाँ से 235 सदस्य थे और जो देसी भारत था वहाँ से 89 सदस्य थे, 89। और ब्रिटिश भारत में इसी में चीफ कमिश्नर प्रांत शामिल थे, तो इसे हम लिख सकते हैं 233, 232 प्लस 3, अर्थात चीफ कमिश्नर प्रांत के 3 स्टेट शामिल थे, 3 सदस्य शामिल थे। चीफ कमिश्नर प्रांत का एक स्टेट था बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान और भारत के बंटवारे के टाइम पाकिस्तान देश में शामिल हुआ था। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लेकिन जब ओरिजिनली जो संविधान सभा थी जिसने संविधान का गठन करा था, उस संविधान सभा में भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य शामिल थे? देखो, जब भारतीय संविधान सभा का जिक्र आए तब आपको 3 सदस्य याद रखने होंगे। 3 सदस्य मतलब एक देखिए आप संविधान सभा जब प्रारंभ में बनी थी सबसे पहले, तो उसके अंदर 389 सदस्य शामिल थे, 389 सदस्य शामिल थे। इसको हमने 3 भाग में पढ़ा था। उसके बाद 3 जून की योजना के अनुसार उसके अंदर 324 सदस्य शामिल थे। इसको हमने दोबारा 3 भाग में पढ़ा था। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब ओरिजिनल संविधान सभा का गठन हुआ था उसमें 299 सदस्य शामिल थे। इसको हम दोबारा 3 भाग में पढ़ेंगे। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। जो 299 सदस्य होते हैं, इनमें से जो 229 सदस्य ये होते हैं जो ब्रिटिश भारत से होते हैं। इन 229 में 226 सदस्य होते हैं जो, और 3 सदस्य होते हैं चीफ कमिश्नर प्रांत से। तो यहाँ पर लिखिए 3। और जो देसी भारत था वहाँ से 70 सदस्य शामिल थे। तो 389 में आपने कैसे पढ़ा था? 292 प्लस 93 प्लस 4, ये हो गए 389। यहाँ हमने पढ़ा था 324 सदस्य। 324 सदस्य में हमने देखा था कि 235 सदस्य थे, 232 प्लस 3 और प्लस 89। अब अगर क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य शामिल थे, तो 389। अगर ये पूछे कि 3 जून 1947 की योजना के अनुसार भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य शामिल थे, तो यहाँ आएगा 324। लेकिन अगर पूछे कि ओरिजिनल संविधान का गठन कितने सदस्यों ने मिलकर किया था, तो 299 सदस्यों ने मिलकर किया था। अब जो संविधान सभा है उसके रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो संविधान का निर्माण किया गया था इसमें कुल खर्च कितना आया था। तो संविधान के निर्माण में कुल खर्च 64 लाख रुपीस का हुआ था। संविधान में खर्च कुल 64 लाख का हुआ था। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। संविधान निर्माण की कुल प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। अब एक चीज़ और देखिएगा, जो संविधान प्रारूप है, संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस चली थी। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन के लिए बहस चली थी। अब संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे?
संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है आपके लिए। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे डॉक्टर बी एन राव। डॉक्टर बी एन राव, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर बी एन राव, ये भारतीय संविधान के सदस्य नहीं थे। भारतीय संविधान के सदस्य नहीं थे, ये भारतीय संविधान के विधि सलाहकार या संवैधानिक सलाहकार थे। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से प्रथम न्यायाधीश कौन थे? डॉक्टर बी एन राव। आज तक इंटरनेशनल कोर्ट में भारत से 4 व्यक्ति नियुक्त हुए हैं न्यायाधीश के रूप में। पहले थे डॉक्टर बी एन राव। अब यहाँ पर एक शब्द आया है कि भारतीय संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस चली? 114 दिन। तो क्या था भारतीय संविधान का प्रारूप और किसने पेश किया था भारतीय संविधान के प्रारूप को? तो आइए जानते हैं भारतीय संविधान का प्रारूप। भारतीय संविधान का प्रारूप, भारतीय संविधान का प्रारूप क्या था? तो सबसे पहले देखिए कि डॉक्टर बी एन राव, बेनेगर नरसिंह राव, बी एन राव ने भारत के संविधान के लिए एक प्रारूप तैयार किया। किसने तैयार किया? बी एन राव ने भारतीय संविधान के लिए एक प्रारूप तैयार किया। इस भारतीय संविधान के प्रारूप पर दोबारा चर्चा करने के लिए संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति का गठन करा था। प्रारूप समिति का गठन करा था। इस प्रारूप समिति का क्या कार्य था कि जो बी एन राव ने प्रारूप बना के तैयार किया, इस प्रारूप पर चर्चा करना है। इस प्रारूप पर चर्चा करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अब क्या थी ये प्रारूप समिति? तो अब प्रारूप समिति का कार्य अगर आपसे पूछा जाए, प्रारूप समिति का कार्य, तो आप बोलोगे कि प्रारूप समिति का कार्य डॉक्टर बी एन राव द्वारा तैयार किए गए प्रारूप पर चर्चा करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। 29 अगस्त 1947 को हुआ था। क्या था इसका कार्य? प्रारूप पर चर्चा करना था। अब इस प्रारूप समिति को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी। इस प्रारूप समिति का एक अन्य नाम है हिंदी में पांडुलेखन समिति। पांडुलेखन समिति। पांडुलेखन समिति। अब आपसे पूछा जाए कि पांडुलेखन समिति का कार्य क्या था, तो बी एन राव द्वारा तैयार किए गए प्रारूप पर चर्चा करना था। इस प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्यों को शामिल किया गया था? इस प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्यों को शामिल किया गया था। इस प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्यों को शामिल किया गया था। तो कौन थे ये 7 सदस्य? आइए देखते हैं। प्रारूप समिति के पहले सदस्य का नाम था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के पहले सदस्य थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दूसरे सदस्य थे के एम मुंशी। के एम मुंशी। कन्हैयालाल माणक्यलाल मुंशी। कन्हैयालाल माणक्यलाल मुंशी। तीसरे सदस्य थे इनके अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। और इसके चौथे सदस्य थे मोहम्मद सादुल्ला। मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और इसके 5 सदस्य थे गोपाला स्वामी आयंगर। गोपाला स्वामी आयंगर। गोपाला स्वामी आयंगर। और इसके 6 नंबर सदस्य थे माधव राव। माधव राव। माधव राव। और इसके 7 नंबर सदस्य थे टीटी कृष्णमाचारी। टीटी कृष्णमाचारी। अब आपके दिमाग में कृष्णमाचारी नाम सुनते ही एक शब्द आएगा कि संविधान सभा की द्वितीय संविधान बैठक में एक स्थायी उपाध्यक्ष बनाया गया था 2। इसमें एक थे वीटी कृष्णमाचारी और जीवी महावलंकर। तो जो वहाँ वीटी कृष्णमाचारी थे और ये टीटी कृष्णमाचारी हैं। अब आपसे पूछा जाए कि प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने करी थी, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रारूप समिति की अध्यक्षता करी थी। प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने थे? 7। अगर आपसे क्वेश्चन करा जाए कि प्रारूप समिति में एकमात्र सदस्य कांग्रेसी सदस्य कौन थे, तो प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे के एम मुंशी। प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे के एम मुंशी। अब संविधान सभा में जब भीमराव अंबेडकर का नाम आता है तो
अब हमने आपसे पहले कहा कि संविधान सभा में कुछ सदस्य निर्वाचित होकर आए थे और कुछ सदस्य मनोनीत होकर आए थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन पैदा होता है, आइए उसके बारे में देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी का सबसे पहले जो निर्वाचन हुआ था, जो बंगाल से हुआ था, सबसे पहले हुआ था बंगाल से, फिर होता है बॉम्बे से। तो जब बंगाल से उनका निर्वाचित होता है तो बंटवारे के टाइम बंगाल जब भारत से अलग हो जाता है तो संविधान सभा से अंबेडकर जी बाहर हो जाते हैं, तो बॉम्बे से उन्हें पुनः निर्वाचित किया जाता है। तो अगर क्वेश्चन में आंसर ऑप्शन में बंगाल हो, बॉम्बे हो, दोनों हो तो बॉम्बे होगा, और अगर बंगाल हो तो बंगाल होगा। अब देखिए कि हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो डेट पड़ी है, कुछ अन्य इंपॉर्टेंट डेट हैं जो संविधान सभा के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले देखिए 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 क्या होता है कि जो संविधान सभा है उसने राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज इंडियन फ्लैग अपनाया था। इंडियन जो फ्लैग है उसकी ये जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन का प्रारूप किसने तैयार किया था? ये जो प्रारूप है इसका प्रारूप को तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। भारतीय झंडे का प्रारूप किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। भारतीय झंडे का जो वैधानिक साइज है वो 3-2 है। अब जो 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। नेक्स्ट डेट आप पढ़िए 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 इस दिन भारतीय संविधान सभा ने क्या राष्ट्रीय गान अपनाया था? राष्ट्रीय गान अपनाया जन गण मन। और 24 जनवरी 1950 को इसी दिन प्रथम राष्ट्रपति को मनोनीत किया गया था। तो अब आप एक क्वेश्चन करेंगे कि वर्तमान में राष्ट्रपति को मनोनीत नहीं निर्वाचित किया जाता है, तो प्रथम राष्ट्रपति को मनोनीत क्यों किया गया था? जब प्रथम राष्ट्रपति के लिए फॉर्म आए थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अलावा किसी ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया गया था, तो डायरेक्ट राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को मनोनीत कर दिया गया था। अब यहाँ पे 2 डेट कन्फ्यूजिंग करती हैं कि राष्ट्रपति को मनोनीत 24 जनवरी को किया गया था या 26 जनवरी को किया गया था। 26 जनवरी को राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है और 24 जनवरी को राष्ट्रपति को मनोनीत किया जाता है। अब कुछ अन्य डेट है जो 24 जुलाई 1947 है, इसी के साथ एक डेट लिखिए 26 जुलाई 1947। 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए संविधान सभा का गठन किया जाता है। पाक के लिए संविधान सभा का गठन किया जाता है। अब देखिए कि जब संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह, देखिए जब संविधान सभा थी, इस संविधान सभा ने कुल 64 लाख रुपए खर्च करके 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा के भारतीय संविधान को लागू कर दिया था, भारतीय संविधान बनाया था। अब एक चीज़ देखिएगा कि 26 नवंबर 1949 को जो भारतीय संविधान है वो बनकर तैयार हो जाता है। भारतीय संविधान बनकर तैयार हो जाता है। तो संविधान सभा के सदस्य ने इसी दिन संविधान को लागू करने का निर्णय किया था। लेकिन 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। प्रथम स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस दिनांक को हमेशा के लिए याद रखने के लिए संविधान सभा के सदस्यों ने तय किया था कि जो संविधान है वो 26 जनवरी को लागू किया जाएगा। तो उस दिन निर्णय किया गया था कि संविधान को लागू कब किया जाएगा? 26 जनवरी 1950 को। तो अगर 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू करते हैं तो इस दिनांक 26 नवंबर 1949 को अप्रासंगिकता होगी, यानी कि इस दिनांक का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो 26 नवंबर की दिनांक को प्रासंगिकता रखने के लिए और भारतीय कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस दिवस को
विधि दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। विधि दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और इस दिन भारतीय संविधान के 15 अनुच्छेद, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे, जिनका आगामी 2 दिन के लिए या आगामी 26 जनवरी तक जो वर्क था वो लागू किए गए 15 अनुच्छेद। तो 15 अनुच्छेद कौन से लागू किए गए थे? अनुच्छेद नंबर 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, 366, 367, 379, अनुच्छेद 380, 388, 391, 392 और 393। ये 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए थे। लेकिन अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर की 115वीं जयंती पर इस विधि दिवस को संविधान दिवस नाम दिया गया था। संविधान दिवस नाम दिया गया था। और 26 जनवरी 1950 को कंप्लीट संविधान बनकर लागू कर दिया गया था। अब संविधान सभा का ये कंप्लीट कार्य था। तो यहाँ तक हमने देखा कि संविधान सभा संविधान को किस तरह लागू करती है। तो अब भारतीय संविधान जब मूल लागू हुआ था तो उसमें कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियाँ थी, ये सब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अब जो भारतीय संविधान रिलेटेड संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का हमने जो ये वीडियो पढ़ा, तो आप या तो इस वीडियो को एक बार पुनः देखें या इस वीडियो के जो नोट्स हैं उनका एक बार रिवीजन करें, क्योंकि इस वीडियो में हमने बहुत ज़्यादा तथ्य रिलेटेड पढ़े हैं, तो इन्हें कंफ्यूजिंग ना होने दें। तो जब भारतीय संविधान का निर्माण कर रही थी तो उसने विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन करा था जो संविधान निर्माण में सहायक थी, जैसे कि प्रारूप समिति, संचालन समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, राष्ट्रीय ध्वज समिति, मौलिक अधिकार समिति। ये जो सभी समितियाँ थी, इन समितियों के बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि आज ये बहुत ज़्यादा जानकारी है। तो जो संविधान सभा के वाचन हुए थे, इन सब की जानकारी हम अगले लेक्चर में लेंगे। आज इस लेक्चर को एक बार पुनः देखिए या अपने नोट्स को पुनः पढ़िए। अब संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से रिलेटेड एक लेक्चर और होगा, उसमें हम संविधान सभा और संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की कंप्लीट जानकारी लेंगे। उसके पश्चात अगले लेक्चर में हम संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद शुरू करेंगे हम भारतीय संविधान, जो मोटा लक्ष्मीकांत से होगा। इस भारतीय संविधान की शुरुआत में सबसे पहले हम प्रस्तावना रिलेटेड जो भी जानकारी है वो लेंगे। भारतीय संविधान में प्रस्तावना के पश्चात हम राष्ट्रपति से लक्ष्मीकांत पढ़ना शुरू करेंगे। हम राष्ट्रपति रिलेटेड सभी जानकारी लेंगे। अब मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हम पहले एक टॉपिक पढ़ेंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बने हैं वो हम देखेंगे। तो हमने इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड पढ़े थे, और ये भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जब कंप्लीट होगी उसके बाद इससे रिलेटेड जो पीटी में क्वेश्चन आए हैं उन्हें हम देखेंगे, जो मेंस में आए हैं उन्हें हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रस्तावना जब हम पढ़ेंगे तो प्रस्तावना में पढ़ेंगे, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में विभिन्न प्रकार के जो कीवर्ड है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप पिछले कुछ 10 सालों के पेपर उठाएंगे तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से डायरेक्टली कीवर्ड पूछे गए हैं, जैसे कि अखंडता शब्द के बारे में आप क्या समझते हैं, या निम्नलिखित शब्दों पर चर्चा कीजिए। अखंडता, भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता, तो वह ऐसे कीवर्ड रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम प्रस्तावना में देखेंगे। उसके पश्चात हम राष्ट्रपति पढ़ना आरंभ करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं, और मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आप इस लेक्चर में जो ये नोट्स हैं वो साथ साथ बनाते रहिए और इनका रिवीजन करते रहिए, ताकि अगर आप कंटिन्यूसली साथ में रिवीजन करते रहेंगे तो बाद में आपके ऊपर एक बर्डन नहीं होगा, क्योंकि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ के साथ साथ हमारी दूसरी सीरीज़ इंडियन इकोनॉमिक्स की सीरीज़ का भी रिवीजन करना पड़ेगा। तो जो ये रोज़ के 1-1 घंटे के एवरेजली लेक्चर आ रहे हैं उन्हें आप देखते रहिए और साथ ही रिवीजन करते रहिए, ताकि अगले कुछ 30-40 दिन में इन सब्जेक्ट के बारे में एक अच्छी जानकारी है। ठीक है गाइस, स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं हम आपको अगले लेक्चर में। धन्यवाद।